हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की क्लास। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग कर चुके थे, हम लोग यूनिट 4 कर रहे थे सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल के लिए, जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस देख चुके थे। उसमें कंपोस्टिंग और बायोमेथनेशन हमने देख लिया था। थर्मल प्रोसेसिंग में हमने इंसिनरेशन, गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस, पैलेटाइजेशंस और इन सब के थ्रू एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो सकती है और उस एनर्जी को कैसे यूज़ करते हैं वो हमने देख लिया था। रेस्ट बेस्ड मैनेजमेंट थ्रू रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल या फिर किचन बेस्ड मैनेजमेंट, ऑल दो हम पहले देख चुके हैं, बट अगर इसके अलावा आप और डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं बेस्ड मैनेजमेंट को, किचन बेस्ड को, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज़ रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आप देख सकते हो, जहाँ पे बायोडिग्रेडेबिलिटी करी है हमने, तो उस लेक्चर में आप देख सकते हो। वहाँ पे मैंने आपको कंपोस्टिंग वगैरह की टेक्निक्स भी बताई हैं, बहुत डिटेल में नहीं बताई हैं, बट टेक्निक्स मैंने बताई हैं कि बीन कंपोस्टिंग होती है, ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दी है। बट अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके, तो आज हमको देखना है लैंडफिल, उसकी क्लासिफिकेशंस, टाइप एंड मेथड्स और डिज़ाइनिंग। लैंडफिल के लिए क्या नॉर्म्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज हमें देखनी है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं लैंडफिल से। व्हाट इज़ लैंडफिल? लैंडफिल साइट, ऑल्सो नोन एज अ टिप, डंप, रविश डंप, गार्बेज डंप और डंपिंग ग्राउंड, इज़ ए साइट फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। मीन्स आपकी जो लैंडफिल होती है वो क्या होती है, जब आप एक लैंड का यूज़ किसी फिल को करने के लिए, किसी भी चीज़ से फिल करने के लिए आप एक लैंड का यूज़ करो, तो वो लैंड कहलाएगा लैंडफिल। मतलब आपने एक लैंड था आपके पास, कोई भी खुला एरिया था, आपने वहाँ पे कुछ भी चीज़ अगर भर दी तो वो क्या कहलाएगा, लैंडफिल। अगर आप उसको बेस्ड से फिल कर रहे हो तो वो कहलाती है बेस्ड लैंडफिल। ओके, आई होप ये इसमें कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा लैंडफिल क्या होती है। ओके, बेस्ड लैंडफिल क्या होती है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बेस्ड लैंडफिल इज अ साइट फॉर द डिस्पोजल ऑफ बेस्ड मटेरियल। लैंडफिल इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बेस्ड डिस्पोजल। आपका जो लैंडफिल है वो ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली डेवलप हुई है ये टेक्निक। लैंडफिल्स हम पहले से यूज़ करते आए थे, हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो भी लैंडफिल की टेक्निक्स को जानते थे, लैंडफिल इवन करते थे। सभी लोग लैंडफिल पहले भी करते थे, चाहे वो एंसेस्टर्स हों या फिर कोई आदिवासी ही क्यों ना हो, तो वो सब लैंडफिल करते थे। ऑल्दो द सिस्टमैटिक ब्यूरल ऑफ बेस्ड विद डेली इंटरमीडिएट एंड फाइनल कवर ओनली बिगिन इन 1940s। जो एक सिस्टमैटिक, एक साइंटिफिक वे में लैंडफिलिंग आज के टाइम पर की जा रही है, वो हमने 1940s से स्टार्ट की है। 1940s में हमने एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक तरीके से कुछ नॉर्म्स सेट करके, ताकि एनवायरनमेंट पे कम से कम इम्पैक्ट पड़े, एनवायरनमेंट कम से कम डिग्रेड हो, कम से कम पॉल्यूट हो, ऐसे नॉर्म्स बना के हमने जब लैंडफिलिंग करनी स्टार्ट किए मॉडर्न वे में, साइंटिफिक वे में, तो वो हमारी 1940 से स्टार्ट हुई है। अदरवाइज लैंडफिल हम पहले से भी करते थे और काफ़ी प्रिवेलेंट थी। इन 1935 a new system of waste disposal called sanitary landfills was created in फ्रेस्नो, कैलिफोर्निया। तो सबसे पहले कैलिफोर्निया में मेनली लैंडफिलिंग को साइंटिफिक तरीके से, आज के टाइम पे जो मॉडर्न टाइम पर होती है लैंडफिलिंग, तो सबसे पहले ये कैलिफोर्निया में किया गया था 1935 में। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मीन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल इज़ द सैनिटरी लैंडफिल। अब क्या करते हैं कि वेस्ट को सबसे ज़्यादा, जो भी आपका रिफ्यूज़ वेस्ट है, जिसको ना तो वो कोई प्रोसेसिंग हो सकती है उसकी, ठीक है, ना उसकी रिसाइकलिंग हो सकती है, तो ऐसे वेस्ट के लिए सबसे कॉमन क्या है कि आप उसकी सैनिटरी लैंडफिल कर दो। इस टाइम पे जो मोस्ट वाइडली यूज़ हो रहा है वो मेथड है कि आप उसकी सैनिटरी लैंडफिल कर दो। अब सैनिटरी लैंडफिल क्या है? जब भी आप लैंडफिलिंग करते हो, अगर आपने नॉर्मली लैंडफिल कर दी तो वो तो लैंडफिल ही है सिर्फ, बट अगर आपने कुछ नॉर्म्स को
कंसाइडर करके आपने कुछ साइंटिफिक वे में या सिस्टमेटिक वे में अगर आप लैंडफिलिंग करते हो कुछ सैनिटरी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए, तो वो कहलाती है सैनिटरी लैंडफिल। ओके, ए प्रॉपरली ऑपरेटेड सैनिटरी लैंडफिल एलिमिनेट इंसेक्ट्स, rodents, safety hazards, fire hazards and other problems that exist in open dumping। आप ओपन डंपिंग को, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले से होती थी सैनिटरी लैंड, हमारे यहाँ पर लैंडफिल पहले से भी होती थी, कोई ऐसा टेक्निक नहीं है कि साइंटिस्ट ने आज ही डेवलप की है। लेकिन पहले क्या होता था कि एक कंट्रोल्ड वे में नहीं होती थी। अब वहाँ पे आप ओपनली अगर लैंडफिल करते हो तो वहाँ पे रोडेंट्स भी आ सकते हैं, या फिर आपके ईगल्स वगैरह भी आ सकते हैं, वर्मिंग्स आ सकते हैं कुछ, तो उस वजह से क्या होता था, बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशंस हो सकती थी। बिकॉज आपके ईगल्स हैं, तो ऑल दो ईगल्स डिस्ट्रॉयर होते हैं, वो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, बट ईगल्स कहीं और बैठते हैं तो वो कंटेमिनेट भी करते हैं। तो इस वजह से एक प्रॉपरली सैनिटरी लैंडफिल जो होती है तो उसमें हमें एलिमिनेट कर देना चाहिए इन सारी चीज़ों को, चाहे वो इंसेक्ट हों, चाहे रोडेंट्स हों, चाहे कुछ अदर फायर हज़ार्ड्स या सेफ्टी हज़ार्ड्स, कुछ भी कैसा भी सेफ्टी हज़ार्ड हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स को हमें पहले ही एलिमिनेट कर देना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे कि एक साइंटिफिक या सिस्टमेटिक वे में एक मॉडर्न, जैसे टाइम के ज़रूरतों के हिसाब से आपकी लैंडफिल है उस टाइप की हमने लैंडफिल की है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए हमको लैंडफिलिंग करनी है। और ओपन जो डंपिंग हम करते थे पहले, उससे बचते हुए हमें एक सिस्टमेटिक वे में लैंडफिल आज के टाइम पर हम करते हैं। अब सैनिटरी लैंडफिल को अगर हम समझें तो सैनिटरी लैंडफिल इज़ एन इफेक्टिव एंड प्रूवन मेथड फॉर अ परमानेंट डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज़। आपका जो भी रिफ्यूज़ था, जो रिसाइकल नहीं हो सकता था, जो भी रिफ्यूज़ था आपका, तो उसको आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है कि आप उसकी लैंडफिलिंग कर दीजिए। सैनिटरी लैंडफिल करोगे तो वो इट वुड बी मच बेटर। The sanitary landfill method can be used in any community where sufficient suitable land is available। Sanitary landfill के लिए सबसे important पैरामीटर क्या है कि आपके पास लैंड तो होना चाहिए जहाँ पे आपको कूड़े को भरना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास वो लैंड होना चाहिए। अगर आपके पास लैंड ही नहीं होगा तो आप कहाँ पे कूड़े को भरोगे। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इसका क्या है, या सबसे सूटेबल पैरामीटर इसका क्या है कि सबसे पहले आपके पास एक लैंड होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपके पास ज़मीन होगी, जितना ज़्यादा आपके पास भूभाग होगा, तो आप वहाँ पे उतना ज़्यादा कूड़ा स्टोर कर सकते हो। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास स्पेस होना चाहिए कूड़े को भरने के लिए या डंप करने के लिए। इट इज़ स्पेशली सुटेबल फॉर सिटीज़ ऑफ लेस देन 1 lakhs पीपल बिकॉज सफिशियंट लैंड इज़ मोर लाइकली टू बी अवेलेबल इन दिस एरियाज। जब साइंटिफिक लैंड फिलिंग के लिए नॉर्म्स बनाए गए थे, स्टैंडर्ड्स डिज़ाइन किए गए थे, तो उस टाइम पर ऐसे प्रोटेक्शंस थी, ऐसे नॉर्म्स बने थे कि लैंड फिलिंग मोस्ट इफेक्टिवली कहाँ पर कर सकते हैं हम, जहाँ पे 1 लाख पीपल्स मैक्सिमम हो। ओके, क्योंकि वहाँ पे एक सफिशिएंट लैंड होता है, वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है वेस्ट का। वहाँ पे लैंड फिलिंग कर सकते हो आप, और वो विद इन टाइम, जितना भी वो टाइम लेगी, तो उस टाइम में वहाँ पे डिग्रेडेशन भी हो जाएगी, नेचर उसको डिग्रेड कर देगा। तो उस वजह से क्या होगा, अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा स्टैंडर्ड्स जो भी हैं हमारे स्टैंडर्ड नॉर्म्स, उनके अकॉर्डिंग ये गाइडलाइंस हैं कि एक पर्टिकुलर अच्छी लैंडफिल जो होती है, एक साइंटिफिक लैंडफिल, तो वो ऐसी सिटीज़ में होनी चाहिए जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख हो। बट बिकॉज आज के टाइम पर पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रहा है, और स्पेशली इंडिया में, तो अगर हम किसी सोसाइटी में, वो सॉरी किसी सिटी में अगर लैंड फिलिंग कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे 1 लाख से तो ज़्यादा पीपल होंगे ही होंगे। तो इसलिए वो सिर्फ एक हाईली स्टैंडर्ड नॉर्म्स थे, जिनको हम अगर कॉमनली बात करें तो अप्लाई नहीं करते हैं, बट लैंडफिल के और नॉर्म्स जो हैं उनको हम अप्लाई कर लेते हैं। ये जो पॉपुलेशन वाला है इसको हम उतना अप्लाई नहीं करते हैं, बिकॉज हमारे लिए वायबल नहीं है। अगर हम 1 लाख से कम वाली सिटीज़ में करने लगेंगे सिर्फ, तो जो अदर सिटीज़ हैं उनका सारा कूड़ा कहाँ जाएगा। इसलिए हम वहाँ पे भी करते हैं, लाइक दिल्ली में भी हम करते हैं, मुंबई में भी हम करते ही हैं। तो आपने दिल्ली में देखा होगा भलसवा लैंडफिल साइट आपने देखी होगी, या फिर आपने सुना होगा गाजीपुर लैंडफिल साइट के बारे में। ओके, तो इसलिए हम लोग जो सैनिटरी लैंडफिल करते हैं वो चाहे कितनी पॉपुलेशन हो, हम सब जगह कर लेते हैं। हम मल्टीपल लेयर में कर देते हैं, हम पहाड़ के पहाड़ बनाते हैं।
आपने देखा होगा सैनिटरी लैंडफिल के जो लैंडफिल साइट होती हैं वहाँ पर क्या होता है कि वेस्ट का पहाड़ के पहाड़ बन जाते हैं। जहाँ कभी आपने पहाड़ नहीं देखोगे दिल्ली में, जहाँ कभी पहाड़ ही नहीं है, वहाँ पे भी आपको पहाड़ दिखाई दे सकते हैं। वो पहाड़ जो होते हैं वो कूड़े के ढेर होते हैं। तो इसलिए अगर हम एक सैनिटरी वे में लैंडफिल करते हैं तो वो इफेक्टिव भी होगा ज़्यादा। अब सैनिटरी लैंडफिल मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कंसिस्ट बेसिकली ऑफ 4 स्टेप्स। आप जब एक सैनिटरी लैंडफिल करते हो, बेस की जो भी लैंडफिलिंग आप करते हो सैनिटरी वे में, तो वो उसमें आपके 4 कंपोनेंट्स हो सकते हैं। बेसिकली कंसिस्ट 4 स्टेप्स। डिपोजिटिंग ऑफ रिफ्यूज़ इन प्लान एंड कंट्रोल्ड मैनर, मतलब आप जो भी रिफ्यूज़ को डिस्पोज कर रहे हो जो भी, तो एक आपके पास कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए और प्री प्लान्ड आपके पास स्कीम होनी चाहिए कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, कितनी अमाउंट में करना है बेस्ट, ठीक है, वहाँ पे डिस्पोज। तो ये सब आपके पास पहले से प्री प्लान होना चाहिए सारी चीज़ें, ताकि आपको सिर्फ प्लान को एग्जीक्यूट करना है वहाँ पर जाके। आपके पास जो भी लैंडफिल साइट है जहाँ पे भी आपको जाना है, तो उस लैंडफिल साइट पर जाकर आपको सिर्फ प्लान को एग्जीक्यूट करना है। इसलिए आपको एक प्री प्लान स्कीम पहले से तैयार रखनी चाहिए। एक कंट्रोल मैनर में आपको ये सब चीज़ें तैयार करके रखनी चाहिए। नेक्स्ट, कॉम्पैक्टिंग द रिफ्यूज़ इन थिन लेयर टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम। आप जो भी लैंडफिलिंग कर रहे हो, जहाँ पर लैंडफिलिंग कर रहे हो, तो उसमें आपको जो वेस्ट है उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करते रहना चाहिए, कॉम्पैक्ट करते रहना चाहिए। बिकॉज अगर जितना आप कॉम्पैक्ट करोगे वेस्ट को, वहाँ पे क्या होगा कि वेस्ट उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टोर कर सकते हो उस कम साइट में, एंड रेस्ट की बहुत सारा वॉल्यूम्स वहाँ पे वेस्ट का आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, कवरिंग द रिफ्यूज़ विद ए लेयर ऑफ सोयल। जब आप वेस्ट कंप्लीट कर दो, वहाँ पे आपने सोच लिया कि हमें इतना ही वेस्ट यहाँ पे स्टोर करना है, तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि वहाँ पर सॉइल से कवर कर देना चाहिए लैंडफिल साइट को, ताकि जो भी डिग्रेडेशन प्रोसेस है नेचर के वो इजीली कंप्लीट हो सकें और वहाँ पे ओपन जो भी बर्मिंग है, रोडेंट्स वगैरह हैं, उन सब से बचा जा सके। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि लैंडफिल साइट को सॉइल से कवर कर देते हैं। इसके अलावा कॉम्पैक्टिंग द अर्थ कवर। अब आपने जब सॉइल से कवर कर दिया तो आप उसको कंप्रेस करते रहिए, और ताकि वहाँ पे प्रेशराइज रिएक्शंस हों और जल्दी से जल्दी डिग्रेडेशन हो। बिकॉज जब तक आपका प्रेशराइजेशन नहीं होगा वेस्ट पे, तो उतनी जल्दी तो डिग्रेडेशन नहीं होगी। इसलिए आप सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके लिए कुछ प्रेशराइजेशन होना चाहिए, और सेफ्टी के लिए आप उसको सॉइल को कवर कर देते हो सॉइल से वेस्ट को। सिलेक्शन फॉर सैनिटरी लैंडफिल। जब भी आप एक लैंडफिल को चूज़ करते हो तो आपके लिए कुछ नॉर्म्स होने चाहिए। आप देखते हो ना कि सैनिटरी लैंडफिल अगर आप कोई भी डिज़ाइन करने जा रहे हो, तो क्या बेहतर सैनिटरी लैंडफिल हो सकती है, किस तरीके से बेहतर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी आपके पास कुछ सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं, जिनके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि हाँ, इस तरीके से अगर हम एक लैंडफिल को चूज़ करते हैं तो वो एक इफेक्टिव लैंडफिल हो सकती है। द लोकेशन ऑफ सैनिटरी लैंडफिल शुड बी बेस्ड ऑन, आपकी जो सैनिटरी लैंडफिल है उसकी लोकेशंस किन किन पैरामीटर पे बेस्ड होनी चाहिए। उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं हमारे पास। डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ वेस्ट सो दैट द हॉलिंग डिस्टेंस नॉट टू ग्रेट। आपकी जो डिस्टेंस है वेस्ट जनरेशन से वेस्ट डिस्पोजल तक, आपने जहाँ पे कूड़ा उत्पादित हो रहा है, मतलब आपकी जो कॉलोनी वगैरह है जहाँ पे भी म्यूनसिपैलिटी का कूड़ा निकल रहा है जहाँ से, तो उसकी प्लस लैंडफिल साइट के बीच का जो विद इन डिस्टेंस है, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो आपकी जो हॉलिंग होगी, मतलब आप जो कचरा ढो के ले जा रहे हो एक लैंडफिल साइट जनरेशन से लेकर लैंडफिल साइट तक, तो वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आपको पता है कि इंडिया के अंदर म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत कम है। वो मोस्ट ऑफ ग्रांट्स पर डिपेंड होती हैं, उनके पास अपने कुछ एक्सरसाइज नहीं है जिनसे वो मनी कलेक्ट कर सकें। मेनली वो ग्रांट पर ही डिपेंड होती हैं। तो दैट्स वाई आपको जो सैनिटरी लैंडफिल साइट को डिज़ाइन करना है, चूज़ करना है, तो वो आपको एक एवरेज डिस्टेंस पे रखना चाहिए, बहुत कम्युनिटी के पास ना हो। बिकॉज उसके नेगेटिव इम्पैक्ट कम्युनिटी पर पड़ सकते हैं, पॉपुलेशन पर पड़ सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर दूर होगा तो उसका सिंपल सा सीधा सा इफेक्ट पड़ेगा म्यूनसिपैलिटी के ऊपर, उसको बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो इसलिए क्या करते हैं कि एक एवरेज डिस्टेंस पर हम लैंडफिल को चूज़ कर लेते हैं। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल एक्सेस रोड्स एंड ब्रिजेस।
जितनी ज़्यादा आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, अगर आपकी म्यूनसिपैलिटी की, आपके स्टेट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा अच्छी है, उसकी म्यूनसिपैलिटी की उतनी ज़्यादा ईजिली कवरेज होगी लैंडफिल साइट तक, ईजिली हॉल कर सकती है, ईजिली वो ट्रांसपोर्ट कर सकती है वेस्ट को फ्रॉम द जनरेशन साइट टू ट्रांसफ़र स्टेशन टू लैंडफिल साइट तक, जहाँ पे हमने वेस्ट को कलेक्ट किया था वहाँ से लेकर लैंडफिल साइट तक जितना जल्दी एक्सेस होगी आपकी जो भी आपके व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं उन सब की, तो उतना बेटर होगा, बिकॉज वो प्रेफर करेंगे, कोई भी हो, चाहे म्यूनसिपैलिटी हो, चाहे अगर प्राइवेट वेंडर्स को, किसी को भी प्राइवेट को, थर्ड पार्टी को, अगर म्यूनसिपैलिटी थर्ड पार्टी से अगर किसी से काम कराती है तो उसके लिए प्रेफर होगा कि अगर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, चाहे वो ब्रिजेस हों, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो किसी और टाइप से व्हीकल हो सकते हैं, कैसे भी लैंडफिल जैसे भी आप करते हो, ट्रांसपोर्टेशन जैसे भी कर सकते हो, तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो भी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर होना चाहिए, तभी आपका थर्ड पार्टी हो या फिर म्यूनसिपैलिटी हो वो प्रेफर करेगी ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल एक्सेस टाइप ऑफ सॉइल्स फॉर सील, सैंड और सॉइल इज द मोस्ट डिजायरेबल, अवॉइड रॉक एंड क्ले सॉइल। अब नेक्स्ट क्या है कि जो आप सॉइल से कवर करते हो, आपने लैंडफिलिंग की उसके बाद जो आप कवर करते हो सॉइल से, तो वो डिज़ायरेबल होनी चाहिए सॉइल जैसी आप चाहते हो, बिकॉज आप जब सॉइल से कवर करते हो तो बहुत ज़्यादा रॉकी सॉइल नहीं होनी चाहिए। अब पता लगा आपने उसमें बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर हैं तो वहाँ पे बॉइड्स बन सकती हैं, ठीक है। अब उस बॉइड्स में एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वहाँ पे लीकेज हो जाएगी, इसके अलावा वहाँ पे रोडेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स बहुत सारे उसमें एंटर कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा रॉकी नहीं होनी चाहिए। एक डिज़ायरेबल बारीक पार्टिकल्स वाली सॉइल मोस्ट प्रेफरेबली प्रेफर की जाती है कि इस टाइप की सॉइल होनी चाहिए। तो डिज़ायरेबल जैसी भी है आपकी, डिज़ायर्स जो भी हैं आपकी, उसके अकॉर्डिंग ही सॉइल को भी चूज़ किया जाता है। इसके अलावा अवॉइड कॉन्टैक्ट टू द वाटर लेवल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वाटर कंटेमिनेशंस। मतलब आप क्या करते हो कि डायरेक्टली बेस्ड के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए वाटर, बिकॉज वाटर कंटेमिनेट हो जाता है। इसके लिए क्या करते हैं कि वाटर लेवल भी हम चेक करके लैंडफिल साइट को चूज़ करते हैं। वाटर लेवल बहुत हाई नहीं होना चाहिए जहाँ पर आप लैंड फिलिंग कर रहे हो। अगर वाटर लेवल ऊपर ही होगा, सपोज दैट वाटर लेवल ऊपर है किसी ग्राउंड का, लैंड का, तो वहाँ पे आपने वेस्ट को स्टोर किया, अब वहाँ पे कुछ लीकेशंस वगैरह हुई, लीकेशंस मैं आपको अभी बता दूंगा आगे, ठीक है। तो क्या होता है, मेनली आप ये समझिए कि वहाँ से कुछ भी चीज़ें अगर कंटेमिनेशंस पानी में मिल गई किसी भी तरीके से, आप ये समझिए कि अगर किसी भी तरीके से कुछ कंटेमिनेशंस पानी में मिल गई तो पानी कंटेमिनेट हो जाएगा, दूषित हो जाएगा आपका। तो इसलिए क्या करते हैं हम, ग्राउंड लेवल ऐसा होना चाहिए कि ग्राउंड लेवल लो हो, जहाँ पर भी ग्राउंड लेवल लो होगा वो हमारे लिए एक बेस्ट लैंडफिल साइट हो सकती है। तो हम ऐसा लैंडफिल साइट चूज़ करते हैं जहाँ पे वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल कम हो, ठीक है, नीचे हो। तो क्योंकि उससे क्या होता है कि वाटर कंटेमिनेशंस नहीं होंगी। अब वाटर कंटेमिनेशंस नहीं होगी तो आपकी जो कम्युनिटी वाटर यूज़ कर रही है तो वो कंटेमिनेट नहीं होगा। अब वो कंटेमिनेट नहीं होगा तो आपकी पब्लिक जो है, पॉपुलेशन जो है, वो सेफली सस्टेनेबली रह सकती है। तो इसलिए क्या करते हैं, वाटर लेवल को हम देख के चूज़ करते हैं लैंडफिल साइट को कि वाटर कंटेमिनेशंस कम से कम हो। ओके, नेक्स्ट क्या है, अवॉइड मेन ट्रैफिक आर्टरीज वाई ट्रक्स। मतलब आपकी जो भी लैंडफिल साइट होती हैं उसमें क्या करते हैं हम, आवाजाही वाले क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए बहुत, क्योंकि आपको पता है कि कुछ भी कैजुअलिटी अगर कुछ हुई, अगर बहुत ज़्यादा आवाजाही वाला एरिया होगा वो, तो कैजुअलिटी के चांसेस भी ज़्यादा हैं, ठीक है। बिकॉज आपको पता है कि जितना ज़्यादा लोड होगा तो कैजुअलिटी बढ़ती है, इसलिए आप क्या करते हो कि अवॉइड करते हो कैजुअलिटी को। अवॉइड करने के लिए आप अवॉइड करते हो कि बहुत ज़्यादा वीकली वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए व्हीकल्स का, इसलिए आप क्या करते हो, अवॉइड करते हो ट्रक्स वगैरह की आवाजाही को। नेक्स्ट, नो ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ नॉर्मल ड्रेनेज चैनल्स। मतलब अगर पास में कोई भी ड्रेनेज है, ड्रेनेज सिस्टम है, वहाँ पे कोई भी ड्रेनेज सिस्टम हो सकती है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं आने चाहिए, उसमें कोई भी अगर बाधा आएगी तो फ्लड वगैरह आ सकती है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों को एक साथ पढ़ के देख लीजिए, 6th और 7th को। नो ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ नॉर्मल ड्रेनेज चैनल्स एंड अवॉइड एरिया सब्जेक्टेड टू फ्लडिंग।
ठीक है। मतलब आप जब भी एक लैंडफिल साइट को चूज़ करते हो तो आपको अवॉइड करना चाहिए ऐसी चीज़ों को कि किसी वजह से फ्लड ना आ जाए। ये सारी चीज़ें आपको पहले ही सोचनी पड़ती हैं कि कोई फ्लड वगैरह ना आ जाए। अगर फ्लड वगैरह आएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वेस्ट सारा पानी में चला जाएगा और फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस वजह से या फिर ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं एक ड्रेनेज में। अगर सपोज दैट वाटर वेस्ट जो है आपका वो एक नाले वगैरह में गिरने लगा तो वहाँ पे ब्लॉकेज कर सकता है। इस वजह से क्या होगा, फिर फ्लडिंग आ सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें पहले ही देख लेना चाहिए कि वहाँ पे जो ड्रेनेज है वो एक उसका जो फ्लो है वो फ्रीली आपकी जो ड्रेनेज है वो फ्लो कर रही है। तो फ्रीली मूवमेंट सिक्योर करनी चाहिए हमें। श्योरली ये होना चाहिए कि वहाँ पे कोई ब्लॉकेज ना हो, ऑब्स्ट्रक्शंस ना हो, जो भी ड्रेनेज है उसके फ्लो में इनफ्लो वो उसकी अच्छी होनी चाहिए, फ्रीली होनी चाहिए। इसके अलावा अवेलेबल लैंड एरियाज़, जितना ज़्यादा लैंड अवेलेबल होगा, बिकॉज हमें लैंड फिलिंग करनी है, लैंड पे ही फिल करना है, तो इसके लिए जितना ज़्यादा लैंड अवेलेबल होगा आप उतना ज़्यादा बेस्ट को स्टोर कर सकते हो। इसलिए बेटर होगा कि लैंड बहुत ज़्यादा हो। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड रिसोर्सेज रिकवरी। अब आप जो बेस्ड हो उसकी प्रोसेसिंग तो आपने कर ली, ठीक है। अब उसकी रिसोर्स रिकवरी मतलब वो कितने टाइम में रिकवर हो रहा है, तो ये सब भी प्रभावित करता है आपकी एक लैंडफिल साइट को। तो इसलिए आपको उसको भी देख लेना चाहिए कि वो कितने टाइम में रिकवर हो रहा है। कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है, उसको जल्दी भी रिकवर कर सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें देख लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सोयल कंडीशंस एंड टोपोग्राफी। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि टोपोग्राफी क्या है आपकी, वो स्पेशली हम लोग देख के चलते हैं जब एक लैंडफिल साइट को हम चूज़ करते हैं। टोपोग्राफी क्या होती है कि आपकी जो स्थलाकृति है, उच्चावच है, भूमि में जो भी स्थलाकृतियाँ होती हैं, लाइक पठार हैं, मैदान हैं, पर्वत हैं, माउंट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, टोपोग्राफी। ओके, तो टोपोग्राफी को हम मेनली डिस्कस करते हैं सैनिटरी लैंडफिल साइट को चूज़ करने से पहले, बिकॉज टोपोग्राफी आपको इफेक्ट करती है आपकी लैंडफिलिंग को। ठीक है, अगर पहाड़ होंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छी लैंडफिलिंग नहीं हो सकती है, तो हम वहाँ पे अलग तरीके से लैंडफिलिंग करते हैं। अगर कोई प्लेन है तो वहाँ पे बहुत अच्छे से लैंडफिलिंग हो सकती है, ठीक है। और अगर कुछ घाटी वगैरह हैं, ठीक है, तो वैलीज़ हैं अगर वहाँ पे, तो वहाँ पे भी हम देख के चलते हैं कि लैंडफिलिंग हमें किस टाइप से करनी है। तो इसलिए हम पहले टोपोग्राफी को स्पेशली डिस्कस कर लेते हैं कि टोपोग्राफी शुड बी अकॉर्डिंग टू अस। नेक्स्ट क्या है, जियोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस। आपकी ये भी आपको देख के चलना पड़ता है कि जियोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी। सिंपल है कि सरफेस वाटर को भी आपको देख के चलना पड़ता है कि सरफेस वाटर किस लेवल पर है, कितना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देख के चलनी पड़ती हैं। इसके अलावा लोकल एनवायरनमेंट कंडीशंस। ओके, लोकल एनवायरनमेंट कंडीशंस क्या है कि आपको पता है कि एक एनवायरनमेंट है, किसी भी एरिया का एक एनवायरनमेंट होता है, अगर आप उस एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए हम जो भी लैंडफिल साइट चूज़ करते हैं तो हमें वहाँ पे देख के चलना पड़ता है कि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ना पड़े एनवायरनमेंट पे। अदरवाइज इम्पैक्ट अगर पड़ेगा एनवायरनमेंट पे तो वो पॉपुलेशन को भी इम्पैक्ट करेगा। इसलिए हम लोकल एनवायरनमेंट को देख के चलते हैं कि उसके बायबल ही हमें अपनी कंडीशंस बनानी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना करें एनवायरनमेंट को। इसके अलावा लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस, हम अपनी जो लोकल क्लाइमेट कंडीशंस, लोकल क्लाइमेट है, उसको भी देख के चलते हैं कि उसके अकॉर्डिंग ही हमें चीज़ें करनी चाहिए लैंडफिल साइट पे, ताकि जो क्लाइमेट है वो डिस्टर्ब ना हो। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हम एक सैनिटरी लैंडफिल साइट को जब चूज़ करते हैं तो हम क्या क्या नॉर्म्स हैं हमारे पास, क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, क्या हमारे लिए डिज़ायरेबल होता है एक बेस्ट लैंडफिल साइट को डिज़ाइन करने के लिए। म्यूनसिपॉलिटी, सपोज दैट कोई भी म्यूनसिपॉलिटी है, आप किसी म्यूनसिपॉलिटी के साथ वर्क करते हो, आप एज अ थर्ड पार्टी अगर वर्क करते हो, तो इट शुड बी, आपकी ड्यूटी है ये कि आपको लैंडफिल साइट को चूज़ करने से पहले ये सारी चीज़ें जान लेनी चाहिए कि एक बेस्ट लैंडफिल साइट तभी होगी जब आप इन सब नॉर्म्स को देख लोगे, इन सब क्राइटेरियाज़ को आप फॉलो करोगे। तो ये आपके लिए प्रेफरेबल होगा कि आपको ये सारी चीज़ें पहले ही डिस्कस कर लेनी चाहिए एक लैंडफिल साइट को चूज़ करने से पहले। ओके, नाउ क्लासिफिकेशंस। अगर हम लैंडफिल साइट की बात करें तो लैंडफिल साइट को हम क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरी में मेनली, ठीक है। अब वो कैटेगरीज क्या हैं, हमने क्लासीफाई किस बेसिस पे किया है, तो हमने उसका जो नेचर है बेस्ड का, तो उसके अकॉर्डिंग हमने लैंडफिल साइट को क्लासीफाई कर लिया है। फर्स्ट क्या होती है, म्यूनसिपल सॉलिड बेस्ड की एक लैंडफिल हो सकती है। नेक्स्ट दूसरी है इंडस्ट्रियल बेस्ड के लिए लैंडफिल, और थर्ड है हजार्डस बेस्ड के लिए लैंडफिल, ठीक है। तो 3 टाइप की लैंडफिल मेनली हमने डिज़ाइन करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस आर देयर फॉर लैंडफिल्स, तो आपको ऑप्शन आएगा 3, आपको चूज़ करना है।
बट ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो इस टाइम पे एक न्यू कैटेगरी की डिमांड चल रही है कि हमें एक और न्यू कैटेगरी बना लेनी चाहिए बेस्ड लैंडफिलिंग की। अब वो कैटेगरी क्या है? ग्रीन कैटेगरी। आपको पता होगा कि इस टाइम पर ग्रीन या फिर एनवायरनमेंट की तरफ बहुत, सस्टेनेबिलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इसलिए एक न्यू कैटेगरी की बात चल रही है, वो है ग्रीन कैटेगरी। ओके, ग्रीन लैंडफिल कैटेगरी। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपके पास 3 कैटेगरीज हैं। वो क्या है? म्यूनसिपल सॉलिड बेस्ड लैंडफिल, इंडस्ट्रियल बेस्ड लैंडफिल और हजार्डियस बेस्ड लैंडफिल। तो 3 कैटेगरी यही आपको अभी याद रखनी है। ईच एक्सेप्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेस्ट एंड हैज़ डिफरेंट प्रैक्टिसेस टू लिमिट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अब चूंकि हमने अलग अलग कैटेगरी डिज़ाइन की हैं लैंडफिल के लिए, तो उस एक पर्टिकुलर कैटेगरी में एक पर्टिकुलर बेस्ट ही तो आएगा, इसलिए हर कैटेगरी का बेस्ट स्पेसिफाई है कि इस कैटेगरी में इसी टाइप का बेस्ट आएगा। अगर म्यूनसिपल है तो म्यूनसिपल आएगा, हजार्डियस है तो हजार्डियस आएगा, इंडस्ट्रियल है तो उसमें इंडस्ट्रियल बेस्ट आएगा, जहाँ इंडस्ट्रियल से जो भी बेस्ट जनरेट हो रहा है। ओके, तो हर कैटेगरी के लिए स्पेसिफाई है, हर लैंडफिल के लिए स्पेसिफाई है कि वहाँ पर कैसा बेस्ट आएगा, और उससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट पे कम से कम इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए हमने कैटेगरी में डिवाइड किया है बेस्ट को, डिफरेंट, जिस वजह से हमारी लैंडफिल की भी डिफरेंट कैटेगरीज बन गई हैं। उससे क्या होता है? इन्वायरमेंट पे कम इम्पैक्ट पड़ता है। एडिशनली देर इज एन इमर्जिंग लैंडफिल टाइप ग्रीन बेस्ड दैट फॉलो अलाउ फॉर कंट्रोल्ड डिस्पोजल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एक नेक्स्ट जो लैंडफिल्स हो सकती है हमारी, उसकी हम अभी बात चल रही है, वो है हमारा ग्रीन वेस्ट की। इसमें क्या होता है? मेनली ऑर्गेनिक वेस्ट को हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, डिस्पोज करने के लिए। तो अभी आपको सिर्फ 3 ही ध्यान रखनी है। अगर हम म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में क्या आएगा। जो भी म्यूनसिपैलिटी कंट्री कलेक्ट कर रही है, एक जनरेशन पॉइंट होता है, आपकी कॉलोनी हो सकती है जनरेशन पॉइंट, आपका ट्रांसफ़र स्टेशन जो भी म्यूनसिपैलिटी ने डिज़ाइन किया है वो ट्रांसफ़र स्टेशन हो सकता है, आपकी बड़ी कम्युनिटी है, आपका अगर पूरी सिटी है तो वो पूरी सिटी हो सकती है आपका जनरेशन स्टेशन, ठीक है। तो वहाँ से जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, म्यूनसिपैलिटी जो भी वेस्ट कलेक्ट कर रही है वो कहलाता है म्यूनसिपल वेस्ट। अब उस म्यूनसिपल वेस्ट को जो लैंडफिल कलेक्ट करती है वो होती है म्यूनसिपल बेस्ड लैंडफिल। इसके अलावा इंडस्ट्रियल बेस्ड लैंडफिल की बात करें तो इंडस्ट्रियल बेस्ड लैंडफिल क्या होती है? आपका जो कूड़ा इंडस्ट्री से निकल रहा है, जो कूड़ा आपके कंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन से निकल रहा है, बिकॉज आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियल वे की अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्रतिदिन डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होती है, कुछ डिमॉन्स्ट्रेशंस होती हैं, ज़रूरतों के हिसाब से चेंजेस किए जाते हैं, तो कुछ चीज़ों को तोड़ा जाता है, कुछ चीज़ों को बनाया जाता है, तो वहाँ से बहुत सारी कंस्ट्रक्शन CND, बेसिकली इसको बोला जाता है CND, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन बेस्ड, तो वो जनरेट होता रहता है बहुत ज़्यादा। तो इस टाइप का बेस्ट जो भी जनरेट होता है तो वो आता है इंडस्ट्रियल बेस्ड लैंडफिल में। इसके अलावा अगर हम हज़ार्ड, इसमें क्या क्या हो सकता है थोड़ा सा मैंने लिख दिया, तो इसमें कंक्रीट हो सकती है, लंबर हो सकता है, एसफाल्ट हो सकता है, जिप्सम, मेटल्स, ब्रिक्स हो सकती हैं। इसके अलावा बिल्डिंग कंपोनेंट्स लाइक डोर्स, काउंटर पार्ट्स, कैबिनेट्स, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। डोर्स ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस, बिकॉज अगर आपका कुछ भी कंस्ट्रक्शन डिमोल्सन से निकल रहा है तो वो सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट में आ जाता है। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हजार्डियस वेस्ट की अगर हम बात करें तो हजार्डियस वेस्ट लैंडफिल इंपॉर्टेंट रीजन्स, हजार्डियस वेस्ट में कुछ भी जो रेडियो एक्टिव हो सकता है, ठीक है, जो दूर से ही कंटेमिनेट कर दे, जो टॉक्सिक हो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं हजार्डियस में, हजार्डियस वेस्ट लैंडफिलिंग में। ओके, इसके लिए क्या करते हैं हम? एक्स्ट्रा सेफ्टी रिगार्ड्स, एक्स्ट्रा सेफ्टी पैरामीटर्स को हम डिज़ाइन करते हैं। इसमें क्या हो सकता है? आपका डबल लीनियर पैरामीटर्स हमने लगा दिए सेफ्टी के लिए, और इसके अलावा लीक डिटेक्शन सिस्टम्स को हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी लैंडफिल साइट पर। इसके अलावा डबल लिक्विड कलेक्शंस एंड रिमूवल सिस्टम को भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी लैंडफिल साइट पे। अब इनको समझ लेते हैं थोड़ा सा। डबल लीनियर सिस्टम क्या हो सकता है, या लीक डिटेक्शन सिस्टम क्या हो सकता है? सपोज दैट आपके पास, आपने वेस्ट को स्टोर किया था, उसके बाद आपने सॉइल से कवर किया था, ठीक है, तो वो एक प्रोटेक्शन थी कि आप कुछ भी चीज़ अब वेस्ट तक नहीं पहुंच सकती है, उसके लिए आपने एक प्रोटेक्शन बना दी। अब डबल लेयर प्रोटेक्शन क्या है? आपने डबल अगर लेयर बना दी, डबल लाइन कर दी उसकी प्रोटेक्शन, तो वो डबल लीनियर प्रोटेक्शन हो गई। तो सिंपली क्योंकि हजार्डियस वेस्ट जो होता है वो आपको दूर से भी टॉक्सिक कर सकता है, कंटेमिनेट कर सकता है, क्योंकि वो टॉक्सिक होता है। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे डबल सेफ्टी
प्रोसीजर्स को इंस्टॉल करते हैं। इसके अलावा लीक डिटेक्शन सिस्टम को भी हम वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं लैंडफिल साइट पे अपनी। लीक डिटेक्शन सिस्टम क्या हो सकता है, सपोज दैट हजार्डियस है, ठीक है, अब वो अगर लीक कर गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जैसे ही वो लीक करेगा उसके लिए आप कुछ डिटेक्शंस लगा दीजिए एक लैंडफिल साइट पर, तो जैसे ही डिटेक्ट होगा, लीक होगा, आपको पता लग जाएगा। तो लीक डिटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल कर दिए जाते हैं लैंडफिल साइट पर, ये लीक डिटेक्शन सिस्टम्स हैं। इसके अलावा डबल लीकेट कलेक्शंस एंड रिमूवल सिस्टम्स, सिंपल है कि लीकेट के लिए भी आप कुछ प्रोटेक्शंस लगा दीजिए डबल डबल, ताकि आप इंश्योर कर सकें कि जो हजार्डियस है उसकी लीकेज नहीं होगी, ठीक है। तो आई थिंक तीनों कैटेगरी आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम मेथड की बात कर लेते हैं। मेथड फॉर सैनिटरी लैंडफिल कंस्ट्रक्शंस, मेथड क्या है? मेथड की अगर हम बात करें तो बेसिकली देर आर टू मेथड्स एंड द चॉइस विल बी मेड अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग लैंडफिल अवेलेबल। इसमें क्या है, एरिया मेथड है और ट्रेंच मेथड है। तो आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं इसके लिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मेथड और लिकिट के बारे में बता दूंगा। डिज़ाइन इंजीनियरिंग इसकी क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग, तो उसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।